तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से आगे की स्टोरी को लेकर हाजिर हूँ। लेकिन मैं पिछली स्टोरी का कोई भी समरी नहीं देने वाला हूँ। तो लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, आप लोग चेक कर सकते हो ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चल सके यहाँ पर चल क्या रहा है। बाकी नए व्यूअरों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, जिससे कि आप किसी भी आने वाले वीडियोज को मिस न कर पाए और नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय पर पहुंच जाए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। यह सुप्रीम एल्डर सैम की बातों को सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, यह तो काफी ही लाजवाब है जो उसने एग्जिस्टिंग टेक्निक को बदलकर एक नई टेक्निक को क्रिएट किया है। वह एक ऐसा ओपोनेंट है जिसे मैं हल्के में नहीं ले सकता। वहीं सैम सोच रहा होता है, जितना समय लगेगा यह उतना ही बेकार होता जाएगा। अगर बाहर घूम रहे घुसपैठियों ने उसे ज्वाइन कर लिया तो यह बद से बदतर हो जाएगा। इतना सोचते हुए जब वह अपने आसपास देखता है तो वहां पर ऑलरेडी कई सारे असासिन आ चुके होते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है, जिसको कि देख वह कहता है यह तो और भी बेकार होता ही जा रहा है। उतने में ही वह सुप्रीम एल्डर सैम पर अचानक ही एम्बुश कर देता है, जिसको कि देख वह काफी ही ज्यादा चौंक गया होता है। पर वह बंदा अपना अटैक करते हुए कहता है, नाइन सन विल अटैक। इतना बोलते हुए वह काफी ही भयानक तरीके से अटैक करता है, जिसकी की पावर अनमैचेबल होती है। साथ ही हम देख पाते हैं उसके अटैक से कई सारे रिंग बनकर सीधे सैम की ओर जाती है। उन सारे रिंग को देख होल्डमैन अपने मन में घबराते हुए कहता है, यह तो एक ऐसी लेवल है जहां पर लोग एपोथीसियस पर पहुंचने के बाद ही रीच करते हैं, जिसके बाद ही कोई इस तरह के नाइन व्हील का अटैक कर सकता है जो कि स्वॉर्ड क्यूआई को आकार देता है। वहीं वह नाइन रिंग बिल्कुल ही सैम के सामने पहुंच गया होता है, जिसके की काउंटर में वह अपना अटैक करता है, सेवन थंडर ब्रेक द माउंटेन, जिसके चलते हम देख पाते हैं उसके स्वॉर्ड से कई सारे चाबुक जैसे अटैक सीधे उस व्हील की ओर बढ़ते हैं और उन सभी को एक ही बार में पकड़ता हुआ सीधे उस बंदे की ओर वापस फेंक डालता है, जिसको कि देख यह सुप्रीम एल्डर घबराते हुए किसी तरह उस अटैक को अवॉइड करता है। पर वह व्हील सीधे घूमता हुआ दो असासिनों की ओर जाता है, जिस पर कि वह दोनों कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो दोनों ही उस व्हील की चपेट में आ जाते हैं और उसी समय मारे जाते हैं। जो देख यह सुप्रीम एल्डर काफी ही ज्यादा गुस्से में सैम को गाली देते हुए उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम चालाक कमीने कहीं के, तुम्हारी चालाकी वाकई में अद्भुत है। इसी के साथ वह अपना अटैक करता है, नाइन सन स्वॉर्ड टेक्निक 21 स्टैंड्स, नाइन सन शैटर फॉल। सैम जिसको देख काफी ही ज्यादा परेशान होता है, जबकि वह बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम यहीं पर मर जाओ। इतना बोलते हुए वह सैम के काफी ही ज्यादा करीब तक पहुंच गया होता है, जिसको कि देखिए सारे लोग काफी ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। साथ ही बुढ़ऊ भी बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। पर हम देखते हैं सैम उस बंदे के अटैक से काफी ही स्पीड में बचता है, जिसको कि देखिए सुप्रीम एल्डर कुछ भी नहीं समझ पाया होता है। लेकिन उसी समय सैम अपना अटैक करता है, नाइन मोन सोल ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक, और सीधे उसके पीछे चला जाता है। वहीं उसके अटैक से हम देख पाते हैं वहां पर काफी भयानक तरीके से एनर्जी का ब्लास्ट हुआ होता है। साथ ही हमें बताया जाता है नाइन मून टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि मून की शहरों की तरह सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली है। यह टेक्निक सबसे पहले इनविंसिबल और डीमन की मानी जाती थी, जो कि काफी समय पहले डिसअपेयर हो गई थी, लेकिन फिर से यह एक बार दुनिया में उभर आई है। इसी के साथ हम उस सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि बीच से ही दो टुकड़ों में बट गया होता है, जबकि सैम काफी ही खतरे स्माइल को दे रहा होता है। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं उस सुप्रीम एल्डर की बॉडी एक झटके के साथ दो हिस्सों में बट जाता है और हम सैम को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी के डोमेन को खत्म करता हुआ अपने सीने की ओर देखता है, जहां पर कि उस सुप्रीम एल्डर के अटैक के कारण छोटा सा घाव हो गया होता है। सेम टाइम पर हम इस बंदी सोहो को देखते हैं जो कि सैम की पावर को देखने के बाद पूरी तरह से हक्का बक्का हो गई होती है और अपने मन में सोच रही होती है, आखिर इस तरह की टेक्निक इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। उसने उस बंदे को केवल 3 स्ट्राइक में ही मार डाला। इस पॉइंट पर क्या हुआ डिसेबल वहां के बराबर नहीं होगा। वहीं हम कुछ असासिनों को देखते हैं जो कि अपने सुप्रीम एल्डर के मारे जाने के बाद काफी ही ज्यादा घबरा गए होते हैं, जबकि इधर सैम सोच रहा होता है नाइन मून सोल ब्रेकिंग टेक्निक को 5 टाइगर ग्रेट ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक के साथ यूज करना थोड़ा अजीब था। उतने में ही बुढ़ऊ उससे पूछता है, तुमने अभी अभी जो भयानक टेक्निक का यूज किया उसे मैंने पहली बार देखा है, आखिर यह किस तरह की टेक्निक थी। तो सैम थोड़ी देर सोचने के बाद उसे बताता है, सबसे पहले हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। उसी समय वहाँ पर यंग लेडी आते हुए सैम से बोलती है, आखिरकार हम कहाँ पर जाएंगे। जिसके रिप्लाई में सैम उन बचे हुए असासिनों की ओर देखते हुए कहता है, कहीं ना कहीं तो हम चले ही जाएंगे, पर इन कीड़ों मकोड़ों के बारे में क्या जो
सुन यह सारे असासिन बोलते हैं, क्या उसने अभी अभी हमें कीड़ा मकोड़ा बोला? तो रियांग उन सबके सामने आते हुए बोलती है, हाँ उसने बोला, तो क्या कर लोगे? वैसे भी सारे कीड़े मकोड़े बस सुअरों के खाने के काम ही आते हैं, इसीलिए अब मैं खुद तुम लोगों को इस सौभाग्य को बैलेंस करूंगी। रियांग को इस तरह अपनी ओर आता हुआ देख वे सारे असासिन बोलते हैं, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो हम आज यहीं पर मारे जाएंगे। इतना बोलते हुए वे लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, तभी उन सबके सामने सोहो आकर खड़ी हो जाती है, जिसको कि देख वे लोग भी चौंक गए होते हैं। और एक बंदा बोलता है, यह तो वही है, चलो मैं इसे संभालता हूँ। इतना बोलते हुए वह जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है, वैसे ही वहाँ पर रियांग आते ही उसे वहीं पर मार डालती है, जिसको कि देख दूसरे असासिन कुछ सोच पाते उससे पहले ही रियांग आगे बढ़ते हुए सोहो से कहती है, जल्दी मेरी मदद करो। इसी के साथ वो दोनों मिलकर उन सभी को वहीं पर चीथड़े उड़ा डालती है। सैम जो देख कहता है वह सच में काफी क्रूर है। तभी पीछे से यंग लेडी उससे बोलती है, क्या आपका घाव ठीक है? जिस पर कि वह बोलता है, अरे यह छोटा सा घाव वह मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, आप चिंता मत कीजिए, यह कोई भी बड़ी बात नहीं है। इतना बोलते हुए वह जैसे ही यंग लेडी की ओर घूमता है तो यंग लेडी काफी ही ज्यादा चौंक गई होती है और कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि हम सारे लोग देख पाते हैं उसके सीने से ब्लड का झरना बह रहा होता है। जो देख यंग लेडी अपने मन में कहती है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आगे हम देखते हैं सभी मारे गए सोल्जरों के पास बुढ़ऊ जाते हुए उन सभी को देखता हुआ कहता है, आखिर ये लोग इतनी कम उम्र में क्या क्राइम किया था जो उनके साथ ऐसा हुआ। वहीं इधर हम सोहो को देखते हैं, जिसके की फेस पर काफी जोरदार घूसा पड़ता है और रियांग उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे साथियों का मरने का कारण केवल तुम हो। अगर तुम्हें अपने स्वॉर्ड को उठाना ही नहीं था तो तुमने मार्शल आर्ट को क्यों सीखा है? तुम्हारी वजह से कितने मासूम मरे, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? इतना बोलते हुए वह उसे काफी जोरदार किक मारती है, जिसके चलते सोहो सीधे सैम के सामने जाकर गिरती है। पर रियांग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही होती है तो सैम उससे बोलता है, अब रुक जाओ, यह काफी है, कम से कम उसे इसके लिए थैंक्स बोलो जो कि उसने सभी को रोके रखा, जिसके चलते तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। जो तुम जाओ कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन यंग लेडी आगे आते हुए बोलती है, मैं उसकी इस तरह के बिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ और आपका शुक्रिया जो हम लोग अभी भी जिंदा हैं। यंग लेडी को इस तरह देख रियांग अपने गुस्से को किसी तरह शांत करती है और उस बंदी से बोलती है, सो हो? तो वह बंदी बोलती है, मैं माफी चाहती हूँ हेड गार्ड। इस पर की रियांग कहती है, याद रखना फ्यूचर में जब भी हमें तुम्हारी स्किल की जरूरत पड़े तो बोल्ड एक्ट करना। तो यह बंदा, यार मैं अभी भी इसकी जेंडर को कंफर्म नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा संभाल लेना, कभी तो फीमेल लगती है तो कभी मेल लगता है। मैं इसे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। वो कहता है, शुक्रिया, मैं अगली बार बेस्ट करूंगा। आगे सैम अपने बुढ़ऊ से बोलता है, ग्रेट अंकल, क्या आपके पास इस विलेज में कुछ करने के लिए बचा हुआ है? जिस पर कि वह बुढ़ऊ कुछ भी नहीं बोलता है तो सैम उससे बताता है, इस जगह पर ज्यादा देर तक रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलिए। बुढ़ऊ जो सुन के कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ है जो कि मुझे करना है। मैं यहाँ से जाने से पहले सबसे बड़ी यंग लेडी से मिलना चाहता हूँ। जिसको सुन यह छोटी है या बड़ी जो कोई भी है, बाद में हमें पता चल ही जाएगा। वह कुछ भी नहीं बोलते। वहीं सैम बोलता है, ठीक है तो जल्दी चलिए। इसी के साथ वे लोग काफी ही स्पीड में वहां से गैंग फैमिली के हाउस की ओर निकल जाते हैं। पर जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वे लोग काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वह सब देखते हैं वहां उस हाउस में केवल लाशें ही पड़ी होती है। जिसको कि देख रियांग कहती है, आखिर ये सब है क्या? तभी वहां पर यंग लेडी भागते हुए कहती है, योनी का क्या हुआ? तो रियांग उसे रोकते हुए कहती है, यह बेहतर होगा कि आप इसे ना ही देखे। पर वह उसकी बातों को ना मानते हुए जब अंदर झांक कर देखती है तो वह काफी ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके सामने एक लाश पड़ी होती है। जिसको कि देख वह तुरंत ही उसके पास जाते हुए उसे उठाते हुए कहती है, नहीं यह नहीं हो सकता, आखिर यह कैसे हो सकता है? तो रियांग कहती है, भले ही कई सारे मास्टरों ने विलेज को छोड़ दिया है, पर फिर भी यहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग गार्ड थे। जिसको कि आगे कंटिन्यू करते हुए यंग लेडी बोलती है, लेकिन उनके आगे जियांगजुंग जैसे मास्टर के होते हुए कोई भी चांस नहीं होगा। इतना बोलते हुए वह थर्रा गई होती है। पर तभी वहाँ पर सैम आते हुए उस बंदी को काफी ही ज्यादा गौर से देखने के बाद बोलता है, मुझे नहीं लगता यह बॉडी जियांगसो की है। बुढ़ऊ जो सुन कहता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो सैम? क्या तुम सबसे बड़ी यंग लेडी को पहचानते भी हो? तो सैम बताता है, इस चेहरे को 1000 चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द
1000 ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक के द्वारा बदल दिया गया है। तो बुढ़ऊ काफी ज्यादा हैरान होते हुए यंग लेडी से पूछती है, यंग लेडी आपको क्या लगता है? तो वह बंदी बताते हुए कहती है, यह नहीं हो सकता, मैं कंफर्म कर सकती हूँ यही मेरी सिस्टर है। तो सैम कहता है, मुझे अभी भी शक है क्योंकि उसके चेहरे से इंटरनल पावर का ट्रेस मैं महसूस कर सकता हूँ। इस तरह के टेक्निक का यूज करना युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए आम बात है, पर केवल एक ही चीज है जो कि मौत के बाद भी नहीं बदलती, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। जो सुन यंग लेडी कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अकेली थी। तो सैम उसे बताते हुए कहता है, अगर किसी का चेहरा मरने से पहले बदला गया हो तो वह मौत के बाद भी नहीं चेंज होती। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि किसी का चेहरा बदला गया हो या फिर नहीं, क्योंकि चेहरा बदलने के बाद खून का प्रवाह रुक जाने के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। जिस पर कि बुढ़ऊ बोलता है, क्या तुम इसे कंफर्म कर सकते हो? जो सुन सैम बताता है, मौत के बाद मसल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिसका की कारण ब्लड वेसल्स का ट्विस्टेड होना है। उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद यंग लेडी बोलती है, आखिर मेरे बहन को मारने वाले लोग ऐसा क्यों ही करेंगे? तो सैम उसके पास आते हुए कहता है, पहले मुझे उसके ब्लड पॉइंट को रिलीज करने दो ताकि हम पता लगा सके कि उसका असली चेहरा है कौन। इतना बोलने के बाद वह उसके चेहरे के ऊपर कुछ तो करता है, जिसके चलते उसका चेहरा थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे बदलने लगती है और हम देखते हैं वह कोई बिल्कुल ही अनजान पर्सन होता है, जिसको कि देख यंग लेडी बोलती है, यह तो मेरी सिस्टर का एस्कॉर्ट वॉरियर है। उस बंदी को देख रियोंग भी चौंक गई होती है। वहीं सैम अपने मन में सोचता हुआ बोल रहा होता है, आखिर उन लोगों ने इसका चेहरा क्यों ही बदला होगा जब उन्होंने घात लगाकर अटैक किया था। तो इसके अलावा इस बंदी की आंखों को देखता हुआ ऐसा लगता है कि वह गुस्से और डर से भरी हुई है। ये सब सोचने के बाद वह कहता है, क्या इस बंदी का कोई फैमिली है? तो यंग लेडी उसे बताते हुए बोलती है, उसका पूरा फैमिली शैंक्सी में है। जो सुन सैम अंदाजा लगाते हुए कहता है, क्या उसे धमकी दी गई होगी क्योंकि हर कीमत पर बचाने के लिए उसके पास केवल उसकी फैमिली थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी वफादारी के कारण वह यहाँ पर जियांग सा की जगह पर मारी गई है। जिस पर कि रियोंग बोलती है, तो आपके बोलने का यह मतलब है कि यंग लेडी जियांग साओ ने उसकी फैमिली को किडनैप करने के बाद उसे यहाँ पर छोड़ दी टॉर्चर होने के लिए। सैम जिसको सुन कहता है, यह बस मेरा अंदाजा था, कुछ भी हो सकता है। तो रियोंग कुछ भी नहीं बोल पाती। वहीं सैम बोलता है, ऐसा लगता है कि जियांग साओ पहले से जानती थी इस अटैक के बारे में, इसीलिए उसने अपने बहन को यहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग गई। मैं इसके बारे में चाहे जितना भी सोच लूं वह सच में हार्टलेस है। सैम की इन सारी बातों को सुनने के बाद यंग लेडी बोलती है, असासिनों ने मुझे और मेरी बहन को निशाना बनाया था, जिसके बारे में शायद मेरी बहन को पहले से पता था, इसीलिए मेरी बहन ने पहले ही घर को छोड़ दिया। अगर असासिनों ने मुझे मार दिया होता तो मेरी बहन वह होती जो कि अगला वारिस बनता। सो जो सुन कहती है, लेकिन नकली यंग लेडी को मारने वाला किलर गया कहाँ पर है? तो सैम उसे बताते हुए कहता है, हो सकता है कि वे लोग जैंग फैमिली के दूसरे वॉरियरों को मारने के लिए गए होंगे। तो रियोंग बोलती है, यंग लेडी हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सैम जिसको सुन कहता है, जैंग फैमिली में सारे लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी तुम भागने की कोशिश कर रही हो। उसकी बातों को सुन रियोंग उससे कहती है, अगर हम फोर्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं तो भी हम जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए एक गार्ड लीडर के रूप में मेरा काम है यंग लेडी को प्रोटेक्ट करना। तो सैम किसी ओर जाते हुए उसे बताता है, अगर तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करती हो तो तुम यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि जैंग फैमिली को पूरी तरह से घेर लिया गया है। इतना बोलते हुए वह एक बंदे के पास जाता है और उसे देखता हुआ जब उसे हिला डुला कर देखता है तो उससे उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहीं सैम को उस मरे हुए बंदे के साथ ऐसा करता हुआ देख ये लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं, जबकि सैम उस मरे हुए इंसान से बोलता है, तुम कमीने कहीं के जल्दी उठो। लेकिन इसके बाद भी वह मरा हुआ इंसान कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो सैम उसके पास बैठते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि यह अभी भी जिंदा है और अंदर ही अंदर घुट रहा है, इसीलिए चलो मैं इसे अपने शॉट के साथ इस दर्द से रिहा कर देता हूँ। इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने शॉट को बाहर निकालने लगता है, वैसे ही तुरंत ही उठकर बैठते हुए उससे बोलता है, मैं जाग गया। पर फिर भी सैम उस पर ध्यान नहीं देता है। तो वह दोबारा बोलता है, क्या तुम सुन नहीं रहे हो, मैं जाग गया हूँ। उस बंदे को इस तरह देख ये सारे लोग बोलते हैं,
है ये क्या था? वही सैम उस बंदे से बोलता है, भैंस की टांग, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बंदा बताते हुए कहता है, मैं यो हूँ। जो सुनते ही सैम उसे काफी ही जोरदार लात को मारते हुए काफी दूर तक फेंक डालता है और उसके पास जाकर बोलता है, जल्दी से मुझे सच्चाई को बोलना शुरू करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर अभी तुरंत मार डालूंगा। वह बंदा जिसको सुन झट से अपने सर को जमीन से टेकते हुए कहता है, मेरा असली नाम म्यू डाइग्यून है। तो सैम उससे पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? दूसरी तरफ उस बंदे के असली नाम को सुन बुढ़ऊ बोलता है, यह तो यहाँ आसपास के काफी ही फेमस ठरकी है। आई थिंक इसका निकनेम नंबर 1 प्लेजर प्रिंस है। जो सुन सैम इरिटेट होते हुए कहता है, क्या नंबर 1 प्लेजर प्रिंस? क्या ही वाहियात निकनेम है। इतना बोलते हुए वह बुढ़ऊ से पूछता है, वैसे मुझे यह नंबर 1 प्लेजर प्रिंस उन घुसपैठियों के साथ वाला लगता है, क्या मुझे इसे अभी यहीं पर मार देना चाहिए? वह बंदा जो सुन काफी ही ज्यादा डर गया होता है और आगे सैम से बोलता है, बड़े भाई मैं उन अटैकरों के साथ नहीं हूँ, मुझ पर रहम करिए। तो सैम उससे पूछता है, तो बताओ मुझे तुम हो कौन? जिस पर कि वह बंदा अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं लेडी जांग के लिए प्लेजर का सोर्स हूँ। मेरा मतलब है कि आगे उसके बात को कंटिन्यू करते हुए सैम बोलता है, एक लवर? जो सुन वह बंदा बोलता है, नहीं नहीं, हम लवर नहीं हैं, आप इस रिलेशनशिप को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। इतना बोलते हुए वह शर्माते हुए हंसने लगता है। उसे इस तरह बेशर्मों वाली हंसी को हंसता हुआ देख सैम तुरंत ही अपने शॉट को उसके आगे करते हुए कहता है, तुम डिस्गस्टिंग कचरे कहेंगे, अभी तुरंत मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। जो सुन वह बंदा काफी ज्यादा घबरा गया होता है और अपने हाथों को जोड़ते हुए सैम से बोलता है, बड़े भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे पास इस दुनिया में बहुत सी वुमेन है जिसको मैं चरम सुख को आनंद लेने में मदद करता हूँ। उसकी इस तरह की बातों को सुन सैम और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड हरामखोर कमीने कहेंगे, तुम्हें तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी तुरंत मार डालूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस दुनिया के काउंटलेस आदमियों का दिल दुखा है, इसलिए अब तुम्हें इस दुनिया में और जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी मौत को इतनी करीब देख वह बंदा घबराते हुए कहता है, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, उस वुमेन का चेहरा मैंने ही बदला था। जो सुन ये दोनों काफी ही ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं सैम भी काफी ज्यादा चौंक गया होता है और आगे उससे पूछता है, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है कि तुमने उसके चेहरे को बदला है? क्या तुम 1000 चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का डिसेबल हो? वह बंदा कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। जिस पर कि सैम बोलता है, तो फिर वह बंदा बताते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर सुसु करने के लिए आया था। पर सैम उसके सारे को गलत लेते हुए उससे बोलता है, अरे बाप रे, क्या 1000 चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन सुसु भी करता है? मुझे तो यह पता ही नहीं था। जो सुन वह बंदा बोलता है, प्लीज इसे गलत मत समझो, 1000 चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक वुमेन है, एक वुमेन। तो सैम और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या एक वुमेन? मैं यकीन नहीं कर सकता, 1000 चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक वुमेन है। वहीं बुढ़ऊ उसकी बातों को सुनने के बाद काफी हैरान होता है और बोलते हुए कहता है, क्या सच में 1000 चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक वुमेन है? तो बताओ मुझे तुम कैसे 1000 चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इन्वॉल्व हुई है? जिसके रिप्लाई में वह बंदा कहता है, मैं 1000 चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इसलिए इन्वॉल्व हुआ क्योंकि आदमी मेरे वैल्यू को नहीं जानते, लेकिन इस पूरी दुनिया की औरतें मेरी कीमत को अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं चरम सुख का देवता हूँ। उसे इस तरह बकवास करता हुआ देख रियोंग उस पर कूदते हुए बोलती है, इस कचरे को मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं इसे अभी इसी पल मारना चाहती हूँ। रियोंग को इस तरह देख सैम भी घबरा गया होता है और कहता है, सच में सिस्टर तो काफी गुस्से में लगती है। वही वह चरम सुख का देवता बोल रहा होता है, आखिर क्यों? तो सैम उसके पास आकर झपाटों की बारिश उस पर करते हुए कहता है, क्यों? क्योंकि तुम काफी बड़े वाले कचरे हो। जिस पर कि वह बंदा उसे रोकते हुए कहता है, फक, लेकिन तुम मुझे क्यों मारे जा रहे हो? तो सैम उसे दोबारा झपाटे को लगाते हुए बोलता है, क्योंकि तुम बहुत बड़े कचरे हो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बहुत बड़े कचरे हो। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, हाँ ठीक है, रुक जाओ बड़े भाई, मेरे छिपने की टेक्निक को आज तक किसी ने भी पता नहीं लगा पाया, लेकिन आपने इसे कैसे पता लगा लिया? तो सैम उसे दोबारा मारते हुए कहता है, मैं कब से तुम्हारा बड़ा भाई हो गया, बड़े कचरे कहीं के। जिस पर कि वह बंदा काफी ही ज्यादा रोते हुए उससे बोलता है, अब बस बहुत हो गया, आखिर तुम लोग इंसान भी हो, कैसे तुम एक मामूली से आदमी को इस तरह टॉर्चर कर सकते हो? तो सैम उससे बोलता है, तुम काफी
ही ज्यादा बोलते हो, मुझे अभी तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देना चाहिए। जो सुन वह बंदा और भी काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और उससे बोलता है, सर आप प्लीज मुझे मारना कंटिन्यू रखिए जितना आप चाहे। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सैम उस बंदे को मारना छोड़कर बुढ़ऊ से बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर खड़े घुसपैठियों से निपटता हूँ। और रही बात इस बंदे की, तो यह बाद में हमारे लिए काम का हो सकता है, इसलिए अभी के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। वह बंदा जो सुन चैन की सांस लेता है। जो सुन बुढ़ऊ सैम से बोलता है, ठीक है अपना ध्यान रखना, यह जाल भी हो सकता है। जिस पर कि सैम वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। वैसे भी प्रेस्टिजियस फैक्शनों ने मास्क लगाकर एम्बुश किया है, इसीलिए वे लोग ऐसे किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ेंगे जो उनके सीक्रेट को जानते हैं, इसीलिए अब मैं उसे अंत तक ट्रेस करूंगा। जिस पर कि रियोंग उससे बोलती है, अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो यंग लेडी की रक्षा कौन करेगा? जिसके रिप्लाई में सैम उसे बताता है, आखिर में कब से जैंग फैमिली का प्रोटेक्टर बन गया। तो रियोंग कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन तभी यंग लेडी आगे आते हुए बोलती है, रियोंग तुम भी उसके साथ जाओ और उसकी मदद करो, मेरी चिंता मत करो। उसकी इस तरह की बातों को सुन रियोंग उससे कहती है, अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो। इतना बोलते हुए जब वह यंग लेडी के चेहरे की ओर देखती है तो वह काफी ही ज्यादा सीरियस होती है, जिसके चलते वह आगे बात को न बढ़ाते हुए वहाँ से सैम के साथ चली जाती है। आगे जब वह लोग बाहर निकलकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ असासिन सोल्जरों को मार रहे होते हैं, जिस पर कि सैम तो एक ही भी स्माइल करता है, लेकिन रियोंग काफी ही ज्यादा चौंक गई होती है। वहीं जब उन असासिनों का ध्यान उन दोनों पर पड़ता है तो वे लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं। तो दूसरा असासिन उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बताओ तुम लोग जैंग फैमिली के मेंबर हो या फिर कोई गेस्ट? जिसके रिप्लाई में सैम उन लोगों से बोलता है, ओह क्या मैं तो यहाँ इस खूबसूरत लेडी को रास्ते को दिखाने के लिए यहाँ पर आया था। जो सुन वे असासिन आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर वह किस तरह की बकवास को कर रहा है। जबकि रियोंग सैम की बातों को सुनने के बाद काफी ही ज्यादा गुस्से में अपने मन में सोच रही होती है, क्या यह कमीना फिर से नौटंकी करने वाला है। वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी सैम आगे बढ़ते हुए उन असासिनों से कहता है, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम सबको भी आफ्टर लाइफ का रास्ता दिखा सकता हूँ। इतना बोलते हुए वो उन लोगों पर एम्बुश कर देता है। जबकि इधर सैम की बातों को सुनकर रियोंग जमीन पर गिरते हुए कहती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? वो इतनी बेकार सी बच्चों की जैसी बातें कैसे कर सकता है? मैं उससे काफी ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जबकि सैम उस पर ना ध्यान देकर अपने अटैक को करता हुआ बोलता है, शैडो ऑफ द फॉलन फ्लावर। जिसको कि देख ये लोग घबराते हुए कहते हैं, आखिर यह किस तरह का अटैक है? क्योंकि हम देख पाते हैं सैम ने जो अटैक किया होता है, उस अटैक से बहुत सारे फ्लावर क्रिएट होने लगते हैं और पूरा माहौल फ्लावरों से भर गया होता है। और वो कोई कोमल फ्लावर नहीं होता है, वो सारे डेडली फ्लावर होते हैं। वो सारे फ्लावर एक साथ किसी बाढ़ की तरह उन सारे असासिनों पर अटैक कर देता है, जिसके चपेट में आते ही वे सारे असासिन बस चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। बाकी जो कुछ असासिन बच गए होते हैं वह सैम के चेहरे को देखता हुआ बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और कहते हैं, आखिर इस बंदे के साथ क्या गलत है? क्या वह सच में हमारा दुश्मन है? आगे वह सीटी बजाते हुए अपने आसपास वाले सभी असासिनों को चेतावनी देते हुए कहता है, सारे लोग इकट्ठा हो और सभी एस्केप रूट को बंद करो। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं जितने भी छुपे हुए असासिन होते हैं वे सारे बाहर निकलकर सैम और रियोंग को चारों तरफ से घेर लिया होता है। उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया होता है, जिसको कि देख सैम बोलता है, चलो सारे चूहे बाहर आ गए। तो रियोंग कहती है, यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन है, क्या यह ठीक रहेगा? जिसको कि सुन सैम उससे बोलता है, क्या यह ठीक रहेगा? नहीं, यह बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। आखिर इतने सारे दुश्मन एक साथ हमें और कहाँ पर ही मिलेगा। चलो इन सभी कीड़ों मकोड़ों से खेलते हैं। जो सुन रियोंग अपने मन में कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है, पर इतने सारे आगे दुश्मन होने पर क्या हम जीत भी सकते हैं? उसी समय सैम बोलता है, अगर तुम सारे इकट्ठा हो गए हो तो चलो लाइन को बनाओ, क्योंकि इंतजार करना काफी ही ज्यादा बोरिंग होता है। उसकी बातों को सुन सारे असासिन काफी ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते। उतने में ही सैम उन सभी से बोलता है, क्या तुम लोग तैयार हो? मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ वह उन सभी की ओर भागता हुआ चिल्लाते हुए रियोंग से कहता है, मैं उन सभी की भीड़ के अंदर जा रहा हूँ और तुम सारे कीड़े मकोड़े तैयार रहो,
मैं हार रहा हूँ। जिसको कि देख एक असासिन बोलता है, आखिर यह ट्रेमेंडस एनर्जी क्या है। लेकिन तभी सैम एक जोरदार छलांग को मारता है और उस असासिन के ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, जिसको कि किसी तरह वह बंदा संभालने की कोशिश करता है, पर उसका स्वॉर्ड उसी समय टूट जाता है, जिसके चलते वह सैम के हाथों उसी पल दो हिस्सों में बट गया होता है। जो देख बचे हुए असासिन और भी ज्यादा घबरा गए होते हैं। लेकिन भाई साहब सैम वह तो अलग ही मूड में होता है। वह अपने डेविल फेस के साथ उनमें से एक और असासिन को काफी ब्रूटली वहीं पर मार देता है, जिसको कि देख रियोंग भी काफी ज्यादा घबरा गई होती है। वहीं बचे हुए असासिन अब समझ गए होते हैं कि अब उनका मरना तय है, इसीलिए वे लोग भागने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन हम सैम को देखते हैं जो कि उन सभी को भागता हुआ देख किसी सांड की तरह गुर्राता है, जिस पर कि वे असासिन और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं, अगर अपनी जान प्यारी है तो सारे लोग जल्दी यहाँ से निकलो। इतना बोलते हुए वे लोग भाग ही रहे होते हैं। तभी सैम एक बंदे के पीछे आते हुए किसी डीमन की तरह स्माइल करता है और इसी के साथ वह अपने स्वॉर्ड को उस बंदे के गले के आर पार कर डालता है, जिसके चलते वह बंदा वहीं पर मारा जाता है और रह जाती है तो वह होता है बस उसकी चिल्लाहट की आवाज। लेकिन हम सैम को देखते हैं जो कि इन सब का काफी ज्यादा मजा ले रहा होता है। उसके इस डेविल अवतार को देख सारे असासिन काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं, हम तुम्हारे ओपोनेंट नहीं हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। जिस पर कि रियोंग सैम से बोलती है, आखिर हम उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में सैम उसे बताता है, उनका पीछा करने का कोई फायदा नहीं है और अब जबकि वे सारे लोग यहाँ से भाग चुके हैं तो तुम्हें यंग लेडी के पास जाना चाहिए। वो फिलहाल के लिए जोंग सो के रूम में छिपी हुई होंगी। मैं फिलहाल के लिए अपने अंकल के साथ जा रहा हूँ। तो रियोंग वहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है, मैं बाद में तुम्हारी लोकेशन के बारे में मास्टर मैडो से पूछ लूंगी। साथ ही वह सोच रही होती है, मुझे काफी ही ज्यादा शर्म आ रही है, मैं जरा सा भी मदद नहीं कर पाई। लेकिन वह सिचुएशन ही ऐसी थी जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह इतना भयावह था कि मैं उसे देखने से भी डर रही थी। आखिर उसके जैसे पर्सन के बारे में कोई क्यों नहीं जानता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर कि सैम अपने अंकल के साथ होता है और वह चारों तरफ देखने के बाद कहता है, ऐसा लगता है कि हम फिलहाल के लिए सेफ हैं, लेकिन क्या आपकी इंजरी वह ठीक है। तो उसका अंकल बोलता है, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। इतना बोलते हुए वे लोग वहाँ से काफी ही स्पीड में जाते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर किमुंग कहाँ पर है। तो बुढ़ऊ उसे बताते हुए कहता है, वह फियर्स टाइगर के साथ किसी सीक्रेट प्लेस पर होगा। जिस पर कि सैम उससे पूछता है, आखिर फियर्स टाइगर का क्या मतलब, क्या वह आपका दोस्त है। तो बुढ़ऊ उसे बताता है, हाँ तुमने सही कहा। जो सुन सैम उससे पूछता है, क्या आपने सीक्रेट प्लेस को पहले से ही तैयार रखा था। बुढ़ऊ जिस पर कि बताता है, नहीं भी और हाँ भी, क्योंकि मिंग हमेशा से जोंगसो के कजन जांगवान के कारण खतरे में रहती थी। इतना बोलते हुए वे लोग जा ही रहे होते हैं। तभी उन सभी का ध्यान आगे खड़ा कुछ असासिनों पर पड़ता है, जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, सीमा पर जाने वाले हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दो और ध्यान रखना एक भी चूहा बच कर न जाए। जिसको कि देख सैम बोलता है, क्या हमें उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए। तो बूढ़ा आदमी उसे रोकते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह केवल हमें डिले ही करवाएगा, इसलिए चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं सीमा पर जाने के लिए। जिस पर कि सैम बस बुढ़ऊ की ओर देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। आगे हम उन दोनों को दीवार को फांगते हुए देखते हैं, जिसके बाद वे लोग सीमा के पार होते हैं और बुढ़ऊ उसे बता रहा होता है, कुछ समय पहले जोंग फैमिली में यंग मार्शल आर्टिस्टों के बीच कंपटीशन हुई थी, जिसमें कि जोंग वांग मिंग के हाथों हार गया था और क्योंकि वह एक सर्वेंट था जो कि अपने मास्टर से बेहतर था तो उसका तिरस्कार कर दिया गया। साथ ही उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उसका पैरों को भी तोड़ दिया गया। जो सुन सैम कहता है, यह तो काफी ही ज्यादा दयनीय कहानी है। तो बुढ़ऊ उससे कहता है, मैं मिंग को अपने अंडर इसलिए लिया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम भी कहीं पर सफर कर रहे होंगे और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे होंगे। इसी तरह वे लोग बात करते हुए किसी अननोन प्लेस पर पहुंचे जाते हैं और सैम बुढ़ऊ से पूछता है, क्या आप जानते हैं कि जांग वांग अब कहां पर है। तो बुढ़ऊ उसे बताते हुए कहता है, कुछ दिन पहले वह सांगछी में अपने होम टाउन के लिए निकला था। न बोलते हुए वे लोग छिपते छिपाते उस अननोन प्लेस के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही सैम बुढ़ऊ से आगे पूछते हुए कहता है, क्या जांग वांग को इस अटैक के बारे में ऑलरेडी पता था। तो बुढ़ऊ थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है। जिस पर कि सैम उससे बोलता है, ग्रेट अंकल हो सकता है कि वही साजिश करता हो, इसीलिए ग्रेट अंकल
प्लीज किमोंग को अपने साथ लेते हैं और इस जगह से चलिए निकल चलते हैं। जो सुन बुढ़ऊ उसकी ओर देखता हुआ बोलता है, क्या सच में तुम्हारे पास इस जगह पर रुकने का कोई कारण नहीं है? क्योंकि बहुत समय पहले जंग ह्यूजुन ने मुझसे यंग लेडी के लिए एहसान मांगा था। जो सुन सैम उससे बोलता है, आखिरकार यह जंग ह्यूजुन वो कौन है? तो बुढ़ऊ उसे बताता है, वह यंग लेडी शो की ग्रेट आंट है। जो सुनते ही सैम जब उसकी ओर शकी नजर से देखने लगता है तो वह आगे बताते हुए कहता है, अरे यार गलत मत समझो, जंग ह्यूजिन ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर एक बार मेरी जान बचाई थी। आगे इसी के साथ जब वे लोग उस घर के अंदर चेक कर ही रहे होते हैं तभी किमोंग जमीन के नीचे से बाहर निकलते हुए कहता है, मास्टर। उसे देख बुढ़ऊ कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वे सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए होते हैं और यह काले दाढ़ी वाला पर्सन बोलता है, तो बाहर का माहौल कैसा है? जिस पर किस्म उसे बताते हुए कहता है, यहाँ पर और भी दुश्मन आ सकते हैं, इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलते हुए उसका ध्यान अचानक ही किसी और फरता है, जिसको कि देख ये दोनों कुछ भी नहीं समझ पाए होते हैं। लेकिन सैम आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो अब बाहर आ जाओ। पर फिर भी कोई बाहर नहीं निकलता है तो वह आगे बोलता है, अगर तुम मेरे 3 गिनने तक बाहर नहीं आते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सैम को इस तरह देख काले दाढ़ी वाला पर्सन बोलता है, आखिरकार वो कर क्या रहा है? वहीं सैम अपनी गिनती को करना शुरू कर दिया होता है। वह बोलता है, 1 2 3। इसी के साथ जब वो उस पर अटैक करने वाला होता है तभी उसे कोई रोकते हुए कहता है, प्लीज रुक जाओ। और हम देखते हैं उस जगह से 2 पर्सन बाहर निकल रहा है, जिसको कि देख आखिरकार ये लोग यहाँ पर कब से थे? जबकि इधर यह बंदा बोल रहा होता है, बड़े भाई तुम तो कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, तुम कैसे मेरी बहन जैसी प्रीटी लेडी को अपने पैरों से मार सकते हो? उसकी बातों को सुन उसकी बहन बोलती है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो उसका भाई उससे बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन तुम ही थी जो जोर दिया था सीक्रेट रास्ते से जाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर खजाना मिल सकता था। उन दोनों के इस तरह बहस करता हुआ देख सैम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। वहीं वह बंदा अभी भी बोल रहा होता है, क्या यही आदमी है तुम्हारा वह खजाना जो कि अभी अभी हमें अपने पैरों से कुचलने वाला था? जो सुन उसकी बहन उसे एक जोरदार चमाटे को देते हुए बोलती है, अपना यह बकवास करना बंद करो। इसी के साथ वह सैम से बोलती है, मैं सेनवा हूँ। वहीं उसका ब्रदर बोलता है, मैं सैनवू हूँ। तो सैम उन सभी से बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम लोग सिन्योटा सेक्ट के ट्रेजर सिल्वर स्ट्रिंग को खोज रहे थे, तो क्या वह खजाना तुम लोगों को मिला? तभी बुढ़ऊ सैम के पीछे से आते हुए बोलता है, तुम दोनों का आखिरी सिन्योटा सेक्ट के योगोगो से क्या रिलेशनशिप है? तो वह बंदी बताती है, वह हमारा ग्रैंडफादर है। इतना बोलते हुए उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, तो वह तुरंत ही अपने शब्दों को सुधारते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप कौन से गोगो के बारे में बात कर रहे हो? वहीं उसका भाई सैम और बुढ़ऊ के रिएक्शन को देखता हुआ बोलता है, बड़ी बहन क्या तुम बेवकूफ हो? जरा उन लोगों के रिएक्शन को तो देखो, शायद हम पकड़े गए। उसी समय गेट कीपर बोलता है, तो तुम दोनों सिबलिंग वही हो जिनके बारे में वे लोग बात कर रहे थे? जिस पर कि वह दोनों सिबलिंग बोलते हैं, नहीं हम चोर नहीं हैं। तो सैम उनसे बोलता है, तो फिर कौन हो तुम? जिस पर कि वो दोनों सिबलिंग बोलते हैं, हम लोग हवा की तरह है जो कि अपने बोझ को हल्का करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। जो सुन सैम बोलता है, इसका मतलब तुम दोनों चोर हो। जिस पर कि वह बंदी बोलती है, ग्रैंडपा ने हमसे बोला था जब तक कि हम सिल्वर स्ट्रिंग पर भरोसा रखते हैं तो यह सब कुछ ठीक रहेगा। तो उसका ब्रदर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, यहाँ तक कि 9 ग्रेट सेक्ट के एल्डर भी हमें नहीं ढूंढ पाए थे, तो आखिरकार इन्होंने हमें कैसे पकड़ लिया? यह तो काफी शर्म की बात है। वो दोनों इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ही बुढ़ऊ सभी से कहता है, चलो ठीक है, सवेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलते हुए वे लोग उस हाउस से बाहर निकल जाते हैं। जबकि वहीं वह बंदी अपने ब्रदर को वहीं पर रुका हुआ देख उससे बोलती है, क्या हमें भी यहाँ से अब नहीं जाना चाहिए? तो उसका ब्रदर बोलता है, नहीं हम उनके साथ नहीं जा रहे हैं। जो सुन यह बंदी बोलती है, तुम बेवकूफ कहीं के, अगर हम उन नकाबपोश विलन के हाथ लग जाते हैं तो हम उसी समय मर जाएंगे। जिस पर कि उसका ब्रदर बोलता है, लेकिन हमारे पास सिल्वर स्ट्रिंग है। तो उसकी बहन बाहर की ओर इशारा करते हुए बोलती है, तो क्या हुआ, फिर भी हम उन मंदबुद्धियों के हाथों पकड़े गए हैं। उसी समय वहाँ सैम आते हुए उन दोनों से बोलता है, आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे हो? तो वे लोग बोलते हैं, ठीक है हम आ रहे हैं। इसी के साथ वे सारे बाहर जमा होते हैं और सैम वो बताते हुए कहता है, थोड़ी दूर आगे ही एक होल है जिसका कि हम उपयोग कर सकते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए। जो सुन वे सारे लोग उस ओर जाते हुए सैम सैनवू से बोलता है, अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि तुम लोग इस तरह के होल के बारे में भी पता लगा सकते
भड़कते हो तो यह बिल्कुल ही किसी चोर की तरह लगता है। जिस पर कि सैनबो उस पर भड़कते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हम लोग चोर नहीं हैं, हम बस अपनी भारी बोझ को हल्का करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो सैम बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे विश्वास है तुम्हारी बातों पर। आगे हम उन सभी को किसी दूसरे प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग यंग लेडी के साथ होते हैं और यंग लेडी बोल रही होती है, वॉरियर सैम प्लीज हमारी मदद करो। जिस पर कि सैम मुझसे बोलता है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। तो यंग लेडी बोलती है, रियोंग ने मुझे बताया था कि आप युद्ध के काफी बड़े दीवाने हैं, क्या यह सच है? जो सुन सैम बोलता है, शायद। यंग लेडी जिसको सुन बोलती है, तो फिर मैं आपके साथ एक मर्सनरी कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहती हूँ। जिसके रिप्लाई में सैम बोलता है, मैं रिटायर हो चुका हूँ इसीलिए मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। जिस पर कि यंग लेडी बोलती है, वे लोग आपके बारे में जानते हैं, वे आपके अंत तक पीछा करेंगे, इसीलिए अगर आप हमारी मदद करते हैं तो जैंग फैमिली आपकी मदद करेगी। तो सैम उससे बोलता है, लेकिन वे लोग नामगोंग फैमिली, सैंडोक क्लैन, ग्रीन फॉरेस्ट एंड व्यू क्लैन सभी एक अलायंस में है, क्या जैंग फैमिली अकेले उन सभी को हैंडल भी कर सकता है? जो सुन यंग लेडी उससे बोलती है, हाँ यह मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप हमारे साथ होते हैं तो यह क्या अकेले करने से बेहतर नहीं होगा? मैं इसके बदले आपको वह सारी चीजें दूंगी जो आप चाहेंगे। तो सैम बोलता है, क्या कुछ भी? जिस पर कि यंग लेडी बोलती है, हाँ कुछ भी, जो भी आप चाहें। जो सुन बुढ़ऊ अपनी जगह पर खड़ा होते हुए सैम से बोलता है, सैम चलो थोड़ी देर के लिए मुझे तुमसे बात करनी है। इसी के साथ वे दोनों बाहर होते हैं और बुढ़ऊ सैम से बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? तो सैम उसे बताते हुए कहता है, अगर हम फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम यहीं पर जैंग फैमिली के साथ उलझ कर रह जाएंगे। जिस पर कि बुढ़ऊ उससे बोलता है, लेकिन क्या हमें फिर भी फोर्स को ज्वाइन नहीं कर लेना चाहिए? तो सैम उससे बोलता है, लेकिन क्यों? बुढ़ऊ उसे बताते हुए कहता है, जैंग फैमिली का अभी का सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे फैमिली को खत्म करने के समय पर था। जो सुन सैम कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं बुढ़ऊ आगे बताते हुए कहता है, उस समय पर ऐसा लग रहा था कि कई सारे मार्शल आर्ट क्लैन हमलावरों के रूप में शामिल थे, जिसमें कि सुनियाटा क्लैन के लीडर गोगो और थाउजेंड चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी शामिल थे। इसलिए मैं इस पूरे समय उन दोनों को खोजता रहा हूँ, क्योंकि वे दोनों हमारे लिए फैमिली के हेड के ब्लडी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जो सुन सैम उससे पूछता है, क्या वे लोग भी हमारे फैमिली पर अटैक करने वालों के साथ शामिल थे? तो बुढ़ऊ उसे बताते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया था कि वे लोग छुप रहे थे और किसी चीज को ढूंढ रहे थे। तो सैम उससे पूछता है, आखिरकार आपने थाउजेंड चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे पहचाना? उसका तो कोई चेहरा ही नहीं है। जिस पर कि बुढ़ऊ उसे बताता है, मैंने उसे एक बार अपने चेहरे को बदलता हुआ देखा था, वह अपने फेस को दूसरी तरफ वालों में बदलकर उस क्राइसिस से बचकर भाग गई थी। सैम बुढ़ऊ की इतनी सारी बातों को सुन बोलता है, मैं समझ गया हूँ आप ऐसा क्यों चाहते हैं, चलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आखिरकार उन अलायंस ने जैंग फैमिली पर क्यों अटैक किया है? जिस पर कि बुढ़ऊ उसे बताता है, व्यू क्लैन और ग्रीन फॉरेस्ट दोनों को ही जरूर कोई फायदा मिल रहा होगा, क्योंकि 3 मेजर मार्शल आर्ट क्लैन भी उनका साथ दे रहे हैं, जो कि अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह जितना सिंपल दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यह देखते हुए कि उन्होंने नामगोंग फैमिली और जुमचंग सेक्ट से इतने सारे एल्डरों को भेजा है तो जरूर उन लोगों को किसी खास चीज की तलाश होगी। वे लोग जरूर सभी सिचुएशन के लिए ऑलरेडी तैयार होंगे, इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो उनके जाल में जाकर फंस सकते हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद वो दोनों वापस मीटिंग हॉल में आ जाते हैं, जिसको कि देख यंग लेडी उनसे पूछती है, तो बताइए आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? तो सैम उसे बताते हुए कहता है, पहला कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का यह है कि आप मेरे हर एक ऑर्डर को बिना सवाल किए लेंगे, रिजल्ट का बिना परवाह किए। आगे वह उन दोनों शिवलिंगों के बारे में बताते हुए कहता है, जब मैं इन दोनों से मिला था तो ये दोनों चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इसी के साथ हम उसी समय को देखते हैं उस हाउस में, जब सैम उस सैनवो से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता नहीं है चोरी करने पर तुम्हारे हाथ को काट दिया जा सकता है? तो वह बंदा चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो सैम उससे बोलता है, चलो अब तय करो, क्या तुम मुझे वह कपड़े के पीछे छिपाई गई चीज को दिखाने वाले हो या फिर अपने हाथ को कटवाने वाले हो? जो सुन वह बंदा कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? वह बंदी बोलती है, साथ ही वह सोच रही होती है, यह कितना पागल इंसान है, मैं तो बस सिल्वर स्ट्रिंग ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका भाई बोल पाता है, सिल्वर स्ट्रिंग वो हमारे मार्शल आर्ट क्लैन का खजाना है, हम इसे गिव अप नहीं करेंगे। जिस पर कि सैम बोलता है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है तो फिर तुम अपना हाथ मुझे दे दो। जो सुन वह
दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सैम से बोलते हैं, अंकल प्लीज हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमें छोड़ दीजिए। सैम जिसको कि सुन उसे बोलता है, लगता है कि तुम दोनों को सच में पनिशमेंट मिलने की आवश्यकता है। जिस पर कि वो दोनों रोते हुए कहते हैं, सच में यह आदमी पागल है। इन सारी वारदात को सुन यंग लेडी बोलती है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं उन दोनों को भी हायर करना चाहती हूँ, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? तो सैम बोलता है, इसका 2 गुना फीस लगेगा। यंग लेडी जिस पर कि एक ही बार में मानते हुए उससे बोलती है, ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे साथ चलिए जंग फैमिली के ट्रेजरी में, ताकि मैं आपके फीस को पे कर सकूं। जो सुन वो दोनों सिबलिंग सैम पर भड़कते हुए कहते हैं, आखिर यंग लेडी हमें हायर कर रही है तो सारी फीस को तुम कैसे रख सकते हो? असल में चोर हम नहीं, चोर तो तुम हो। माहौल को इस तरह देख बुरहू बोलता है, सच में इस तरह के ग्रुप को बनाना काफी चैलेंजिंग होती है। जो सुन सैम बोलता है, हाँ चैलेंजिंग तो है पर मजा आएगा। इतना बोलते हुए वह उन सारे लोगों की ओर देखता है जो कि उसी की ओर देख रहा होता है। आगे यंग लेडी बोलती है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तो दाढ़ी वाला पर्सन बोलता है, हमें 36 स्ट्रेटेजी को खोलने की आवश्यकता है। जो सुन सैम बोलता है, हमें यहाँ से जाने से पहले कुछ करना होगा। जिस पर कि यह दोनों कुछ भी नहीं समझ पाते और उससे पूछते हैं आखिर वह क्या है जो हमें करना है। तो सैम उन सभी को बताता है, जंग फैमिली के सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना। आगे बुढ़ऊ भी बोलता है, हमें भविष्य में काफी सारे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। उन दोनों की बातों को सुन यंग लेडी बोलती है, रियोंग आगे बढ़ो और हमें गाइड करो। जो सुन रियोंग कहती है, ठीक है यंग लेडी। आगे हम देखते हैं उन सभी को कहीं पर छुपते छुपाते भागते हुए और रियोंग उन सभी को लीड कर रही होती है। लेकिन तभी वह कुछ देख काफी हैरान होती है। वह देखती है कोई घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा होता है, जिसको कि देख किमुंग बोलता है, यह तो टाइसन जेड ड्रैगन फाइडाइटियन है। इसी के साथ हम भी देखते हैं यह वही बंदा होता है जो कि इनमें सस्ते मंकी किंग का मजाक उड़ाया होता है। उसे देख वे सारे लोग बाहर आते हुए कहते हैं, यंग मास्टर फाइडाइटियन। तो वह बंदा उन सभी को देख ग्रेट करते हुए बोलता है, यंग लेडी जैंग मुझे आपको सेफ देख रिलीफ मिली। जो सुन यंग लेडी बोलती है, मुझे भी आपको सेफ देख शांति मिली। वही रियोंग उससे पूछती है, आखिरकार आप इस निर्णायक युद्ध में कहां से आ रहे हैं? तो वह बंदा बताते हुए कहता है, जब मैंने उन लोगों का सामना किया तो मुझे एहसास हुआ कि वे सारे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, इसीलिए मैं छिप गया था और इंतजार किया माहौल को शांत होने की। दूसरी तरफ उसकी बातों को सुन सैम अपने मन में सोच रहा होता है, यह कितना ईमानदार साथी है। वह बिना शर्म किए यह स्वीकार कर रहा है कि वह छिप गया था। उतने में ही वह बंदा यंग लेडी से बोलता है, लेकिन आप लोग जा कहां पर रहे हो? तो यंग लेडी उसे बताते हुए कहती है, हम बस यहाँ से बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वह बंदा डाइटियन जो सुन उनसे कहता है, क्या मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? तो सैम उससे बोलता है, ठीक है तुम हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन तुम उस घोड़े को हमारे साथ नहीं ला सकते। जिस पर कि डाइटियन बोलता है, यह ठीक है मैं इसे यहीं पर छोड़ दूंगा। जिसके कुछ देर बाद जब वे लोग साथ में जा रहे होते हैं तो सैम डाइटियन से पूछते हुए बोलता है, आखिर गौगुन भी वह कैसा है? जो सुन डाइटियन बोलता है, क्या आप मेरे मास्टर को जानते हैं? तो सैम उसे बताता है, हम एक बार बैटलफील्ड में मिले थे। जिस पर कि डाइटियन बोलता है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है, हाँ वह अभी हेल्दी है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कहीं पर देखते हैं जहाँ पर कि कई सारे असासिन एक साथ इकट्ठा होते हैं और उनका लीडर बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि जांगसो मर चुकी है। और यंग लेडी के बारे में क्या? मैंने सुना है कि उसके साथ कोई है। तो एक बंदा उसे बताते हुए कहता है, यंग लेडी के साथ केवल 2 ही लोग डेंजरस है, जिसमें कि पहला गार्ड लीडर रियोंग और नोबल स्वॉर्ड सोहो। जो सुन यह एक आंखों वाला बंदा बोलता है, हाँ हम जानते हैं वे दोनों हमारे सुप्रीम लीडर के सामने कुछ भी नहीं है, पर फिर भी अभी तक कोई न्यूज क्यों नहीं आया है? मुझे बताओ क्या तुम लोगों ने सभी भागने के रास्ते को बंद कर दिया है? तो वह बंदा कहता है, हाँ बेशक। उतने में ही वहाँ पर 2 लोग आते हैं, जिसको कि देख वह बंदा बोलता है, चलो हमारे पास न्यूज भी आ गई। इसी के साथ वह उन दोनों लोगों से पूछता है, आखिरकार तुम लोगों के साथ क्या हुआ है? तो वह दोनों बंदे बताते हुए कहते हैं, हमारे साइड को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। जो सुन यह डकैत काफी ही हैरानी के साथ उनसे बोलता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या यह कोई सेंस भी बनाता है? मैंने तो सुना था कि जैंग फैमिली में केवल एक ही स्वॉर्डमैन है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि कि वह वहाँ पर है भी नहीं।
अगर वह होता तो भी ऐसा तो होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। उतने में ही वहाँ पर कोई आते हुए बोलता है, इस न्यूज को सभी इकट्ठा लोगों के पास भेज डालो, नहीं तो यह आगे की तरफ फैल जाएगा, जल्दी करो और जाओ यहाँ से। जो सुन यह बंदा बोलता है, ठीक है मैं अभी जाता हूँ। इसी के साथ वह वहाँ से काफी स्पीड में निकल जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम किसी अननोन प्लेस पर बुड्ढों के ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पर कि वही असासिन पहुंच गया होता है न्यूज को लेकर, जिसको देख यह बुढ़ऊ बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। वहीं दूसरा बुढ़ऊ उससे पूछता है, क्या जंग फैमिली के मामले को संभाल लिया गया है। तो वह बंदा उन सभी को बताते हुए कहता है, सिचुएशन पूरी तरह से बदल गया है, हमें खबर मिली है कि पूरी तरह से अटैकिंग पार्टी को खत्म कर दिया गया है। जो सुन यह सारे बुढ़ऊ काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उस बंदे से बोलते हैं, क्या यह बिल्कुल ही 100% सही खबर है। तो वह बंदा आगे बताते हुए कहता है, वे सारे लोग बस एक यंग वॉरियर से हार चुके हैं जो कि पहले वार सोल्जर था। उसकी बातों को सुन बुढ़ऊ आपस में बात करते हुए कहता है, क्या केवल एक पर्सन, यह तो किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाता। तो वह बंदा उन सभी को विश्वास दिलाता हुआ कहता है, यह बिल्कुल ही सच है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि नामगोंग फैमिली ने हाइडन यूनिट से सपोर्ट मांगी है। जो सुन यह बुढ़ऊ बोलता है, लेकिन वह ट्रेजर कहाँ पर है जिसके के पीछे नामगोंग फैमिली पड़ी हुई है। तो यह बंदा उन सभी को बताते हुए कहता है, उस ट्रेजर के लोकेशन के बारे में अभी भी कोई भी पता नहीं चला है। जो सुन यह बुढ़ऊ बोलता है, लेकिन वह खजाना है क्या वह सोना है या फिर कोई मार्शल आर्ट की सीक्रेट जो कि इस पूरी दुनिया को इतनी बड़ी क्योस में डाल दिया है। जिस पर कि वह बंदा उन सभी को बताते हुए कहता है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि वह सीक्रेट मैप है जंग फैमिली ट्रेजर का, पर यह अभी भी कंफर्म नहीं है। जो सुन यह बुढ़ऊ बोलता है, ऐसा लगता है कि असुरा सेक्ट को भविष्य में पैसों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नामगोंग फैमिली का वह ओल्ड मैन सच में अपनी सारी शक्तियों को जुटाने का हकदार तो है। जो सुन यह बंदा उन सभी को बताता है, संयोग से वह खजाना दुनिया के 13 खजानों में से एक हो सकता है। जो सुन उन सारे बुढ़ों को काफी ही बड़ा शौक लगता है और वे सारे बोलते हैं, यह दुनिया का 13वां खजाना। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम इन सभी को दोबारा देखते हैं जो कि किसी जगह के सामने पहुंच गए होते हैं और यंग लेडी आगे बढ़ते हुए एक अलमारी के पास जाकर उसे जैसे ही टच करता है तो वह अलमारी दीवार के अंदर चला जाता है, जिसको कि देख सैम बोलता है, अरे बाप रे ये क्या है। उतने में ही हम देखते हैं वहाँ पर एक दरवाजा खुल चुका होता है जिसका के अंदर यंग लेडी जाते हुए उन सभी को बताती है, इस जगह पर जंग फैमिली के हेड के द्वारा ट्रेजर और रेयर मार्शल आर्ट आइटम को इकट्ठा करके रखा गया है। तो सैम कहता है, हम उन सभी को अपने साथ नहीं ले जा सकते, बाद में हमें उन सभी में आग लगाना होगा। इसी तरह वे लोग बात करते हुए उस ट्रेजरी के आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जिसको कि जब खोला जाता है तो वह जगह काफी ही बड़ी होती है। जो देख बुढ़ऊ बोलता है, वाह यह तो काफी ही बड़ा है। वहीं सैम ऑर्डर देते हुए बोलता है, लेडी जैंग, रियोंग और सोहो जाओ और गोल्ड और सिल्वर को इकट्ठा करो। जो सुनते ही वे सारे लोग काम पर लग जाते हैं, जबकि सैम अपना दूसरा ऑर्डर देते हुए कहता है, और तुम क्यूमुंग और गेटकीपर, तुम दोनों जाओ और बीफ जर्प और वाटर पॉचेस को इकट्ठा करो और उन्हें कंटेनर पर रख दो। पर वह उन दोनों सिबलिंगों को कोई ऑर्डर नहीं देता है तो वो लोग उसके पास आते हुए बोलते हैं, बॉस हमें क्या करना चाहिए। इतना बोलते हुए वह दोनों अपनी लालच से भरी आंखों से सैम को देख रहे होते हैं। जो देख सैम उन दोनों सिबलिंगों से बोलता है, तुम लोग सामान को ढोने का काम करोगे, जाओ खाने और पानी को इकट्ठा करना शुरू करो। इतना बोलते हुए वह सोचता है, उन दोनों की आंखों में पूरी तरह से झलक रहा है कि वे दोनों क्या चाहते हैं। वहीं वो दोनों सिबलिंग सैम की बातों को सुनने के बाद उससे बोलता है, सोने और चांदी काफी भारी होता है, फिर भी आप क्या चाहते हैं कि हम लोग बस खाने की चीजों में हेल्प करें। जो सुन सैम अपने सर को बाहर निकालते हुए उन दोनों से बोलता है, बेवकूफ हो, क्या तुम लोग मुझे अपनी तरह समझते हो। अगर तुम लोग अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी करते हो तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिस पर कि वह दोनों अपने गुस्से को छुपाता हुआ कुछ भी नहीं बोलते। जिसके कुछ देर बाद सैम अपने अंकल से बोल रहा होता है, वे लोग इन सारे आइटमों के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे, इसलिए अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है सभी मार्शल आर्ट आइटम को चेक करने की। इसी के साथ वे दोनों अपने आसपास वाले सभी आइटमों को चेक करने लगते हैं और सैम अपने मन में सोचते हुए कहता है, यहाँ पर 9 सेक्टरों के वॉरियरों के मार्शल आर्ट से लेकर मैजिशियनों के भी मार्शल आर्ट रखे हुए हैं। उतने में ही बुरो सारी चीजों को देखने के बाद सैम से बोलता है, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं पर कोई भी खास नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इम्पोर्टेंट चीजें सांक्सी के मेन हाउस में हो। जिस पर कि सैम उससे बोलता है, लेकिन अगर नामगोंग फैमिली जैसे सभी ग्रेट सेक्टरों ने अपने गौरव को त्याग दिया है और घात लगाकर अटैक किया है तो यहाँ जरूर कुछ
खास होगा, जैसे कि इसकी वजह से हमारे ली फैमिली को खत्म किया गया था। हो सकता है कि इसी तरह के कोई खास चीज यहाँ पर भी हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट मार्शल आर्ट हो। इतना बोलते हुए उसकी नजर टेबल पर पड़ती है, यहाँ पर की एक काफी ही बेतुकी किताब रखी गई थी, जिसको कि देखता हुआ सैम बोलता है, आखिर यह किस तरह का किताब है? इसमें तो कोई भी टाइटल नहीं है, बस केवल पैरों का निशान छपा हुआ है, पर इन तस्वीरों को देखते हुए यह जरूर कोई फुटवर्क से जुड़ी हुई मार्शल आर्ट होगी। इतना बोलते हुए जब वह उस बुक के अंदर देखता है तो वह काफी ही हैरान होता है, क्योंकि उस बुक में बताया गया होता है, ऐसा कोई भी आक्रमण नहीं जिसे एक कदम में टाला नहीं जा सकता, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर एक कदमों में पहुँचा नहीं जा सकता, और ऐसा कोई पहाड़ नहीं जिसे एक कदमों में नांगा नहीं जा सकता। इसे थ्री प्रिंसिपल कहा जाता है। इन सारी चीजों को पढ़ता हुआ सैम अपने मन में कहता है, अरे बाप रे, यह किस तरह का टेक्निक है, चलो मैं इसे बाद में देखूंगा। इतना बोलते हुए वह उस बुक को अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ भी सभी लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इकट्ठा कर लिया होता है, जो देख सैम बोलता है, ठीक है चलो अब हम इस जगह को छोड़ सकते हैं, पर सामने से जाना खतरनाक होगा। क्या यहाँ से निकलने का कोई सीक्रेट रास्ता है जिसके के बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता हो? इतना बोलते हुए वह उन शिवलिंगों की ओर देखता है, जिस पर कि सैनबा बोलती है, आखिरकार तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? उतने में उसका ब्रदर बोलता है, नहीं ऐसा कोई भी सीक्रेट रास्ता नहीं है, क्योंकि सभी सीक्रेट रास्ते के बारे में उन सभी लोगों को पहले से ही पता होगा। जो सुन सैम बोलता है, ठीक है तो चलो हम सीधे मेन गेट से चलते हैं। जो सुन सैनबा बोलती है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? जिस पर कि सैम बोलता है, हम यहाँ से निकलने से पहले सभी खजाने और अन्य दूसरी चीजों को यहीं पर जला देंगे। जो सुन यंग लेडी बोलती है, क्या हमें इतनी दूर तक जाना चाहिए? तो सैम उसे बताते हुए कहता है, यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम बच सकते हैं, क्योंकि वे लोग जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो जरूर हमारी लाइफ से ज्यादा कीमती होगा, इसीलिए वे लोग हमें पकड़ने के बजाय उस चीज को खोजने पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिसके चलते हम समय को हासिल कर सकते हैं यहाँ से बचकर निकलने के लिए। तो रियोंग कहती है, अगर हम यहाँ पर आग लगा देते हैं तो क्या वे लोग यहाँ पर जल्दी नहीं आ जाएंगे? जिस पर कि सैम एक इविल स्माइल को देता हुआ बोलता है, बिल्कुल वह जल्दी आ जाएंगे और मैं यही चाहता हूँ वे लोग यहाँ पर जल्दी पहुँच जाए। जो सुन रियोंग कहती है, क्या आखिर इन सब का क्या मतलब है? तो सैम उसे बताता है, अगर वे लोग आग को बुझाने में बिजी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उन सब का घेराबंदी कमजोर हो जाएगा। यंग लेडी जिस पर की बोलती है, यदि हम यहाँ पर आग लगा देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे? जिसके रिप्लाई में सैम उसे बताता है, किसने कहा हम यहाँ से भागने वाले हैं? मैं तो बस शिकार को शिकारी के पास बुला रहा हूँ। उसके इतना बोलते ही सीन थोड़ी देर बाद चेंज होता है और हम लोग देख पाते हैं उन लोगों ने उस ट्रेजरी में आग लगा दिया होता है, जिसको कि देख सारे असासिन कुछ भी नहीं समझ पाए होते हैं। वही डकैत बोल रहा होता है, आखिरकार जंग फैमिली में आग कैसे लग गई? तो उसके साथ वाला बंदा बोलता है, ऐसा लगता है कि हमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था, थोड़े से लोगों को यहाँ से लो और जल्दी वहाँ पर पहुँचकर उन लोगों को देखो कि वे लोग क्या कर रहे हैं और आग को बुझाने की कोशिश करो। जो सुनते ही डकैत अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से जाते हुए बोलता है, जल्दी करो इससे पहले कि वहाँ पर सब कुछ जल जाए, हमें आग को बुझाना होगा। आगे हम देखते हैं वे सारे लोग उस आग को बुझाते हुए बोल रहे होते हैं, सारी चीजों को राख में मिलने से पहले आग को बुझाओ। उतने में ही वहाँ पर वे बुढ़े लोग भी पहुँच गए होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, हो सकता है कि सभी कीमती चीजों में पहले ही आग पकड़ लिया हो, यह तो काफी ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जो सुन यह बंदा ऑर्डर देते हुए बोलता है, वे लोग यही कहीं पर छुपे हुए होंगे, अच्छी तरह से ढूंढो। जो सुन यह असुरा सेक्ट का बुढ़ा अपने मास्क को हटाते हुए बोलता है, क्या हमें अब इस सिचुएशन में भी अपने आप को छिपाने की आवश्यकता है? तो यह असासिन भी अपने मास्क को हटाते हुए कहता है, वेल वह एक मास्टर है तो हम अपने मार्शल आर्ट को भी नहीं छुपा सकते हैं। इसी के साथ वे सारे बुढ़े अपने अपने मास्क को हटाते हुए कहते हैं, क्या यही वह एक पर्सन है? हम देखते हैं उन सभी के सामने सैम आ चुका होता है और उन सभी से बोल रहा होता है, मैं जानता था यह ऐसा ही होगा, तुम बुढ़े लोग कहीं के, क्या तुम लोगों में अब अपने शॉट को चलाने की एनर्जी नहीं बची हुई है? जो सुन वे ओल्ड मैन बोलते हैं, तो तुम ही वह बंदे हो, तुम तो काफी ही ज्यादा इम्प्रेसिव यंग मैन हो। जिस पर कि सैम उस असासिन की ओर देखता हुआ सोचता है, वह आदमी नामगोंग फैमिली से है, नामगोंग फैमिली का एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन व्हाइट शॉट आर्मी का लीडर लाइटनिंग ऑफ नामगोंग। वहीं उसकी बाईं ओर खड़ा वह बुढ़ा बैक्सू पैलेस का लीडर है, मास्टर ऑफ द थंडरबोल्ट फार्म हांगजिन। जबकि उसके बगल में खड़ा यह आदमी सैंडोंग फैमिली का असैसिन स्क्वाड सिल्वर स्पीयर आर्मी का लीडर रिसेंट फुल स्पिरिट स्पीयर है। दूसरी तरफ उसकी दाईं ओर खड़ा वह दोनों काले चेहरों वाला जुड़वा डेविल ओहसाम और ओहगू है। ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा है, यह तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, इविल सेक्ट
इंसेक्ट और ग्रीन फॉरेस्ट सभी एक साथ हैं। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि लालच में जीवन और मौत के बीच कोई अलगाव नहीं होता है। उतने में ही सिल्वर स्पीयर का लीडर बोलता है, तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से घबराए हुए हो, क्या तुम हमें जानते हो? जिसके रिप्लाई में सैम मुझसे बोलता है, आखिर मैं तुम लोगों से क्यों ही घबराऊंगा, तुम लोग बस एक छोटे से चोर के अलावा और कुछ भी नहीं हो। जो सुन यह नामगोंग फैमिली का बंदा सैम से पूछता है, आखिर यहाँ पर जो लोग पहले आए थे उनका क्या हुआ? जिस पर कि सैम मुझसे बोलता है, कौन? वह थिन रेनस्वर्ड या फिर वह सुप्रीम एल्डर? आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या वे लोग तुम्हारे दोस्त थे? अगर हाँ तो माफ करना, वे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जो सुनते ही वे सारे लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। वही नामगोंग फैमिली का यह बंदा काफी ही गुस्से में सैम से बोलता है, तुम जरूर यहाँ पर अकेले नहीं आए होंगे, तो छिपना बंद करो और बाहर आ जाओ। जो सुन सैम उनसे बोलता है, ओए टकले, आखिर तुम किसे बुलाने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, इसलिए चलो अब बिना किसी देरी के यहाँ पर आ जाओ। जो सुन वह बंदा उस पर अटैक करते हुए बोलता है, बास्टर्ड कहीं के, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इतना बोलते हुए वह अपना काफी ही भयानक तरीके से अटैक को तैयार करने लगता है। जो देख सैम बोलता है, अरे यार। इसी के साथ वह अपना किसी पानी की तरह अटैक को करता हुआ बस एक ही स्लैश में उसके अटैक को खत्म कर डालता है। जो देख वह नामगोंग फैमिली का बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है और क्यूरियोसिटी में उससे बोलता है, यह तो इन और यांग की 8 स्टेप स्वॉर्ड थी, क्या तुम वुडोंग के डिसेबल हो? तो सैम उसे बताता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जो सुन सिल्वर स्पीयर का लीडर आगे आते हुए उस नामगोंग फैमिली के बंदे को रोकते हुए कहता है, उसकी यह डिवाइन टेक्निक कुनलुन डिवाइन स्मॉल क्लॉड ड्रैगन टेक्निक के बराबर है। सैम जिसको सुन एक इविल स्माइल करता है। वहीं वह नामगोंग फैमिली का बंदा घबराते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वार रोनिन हो, पर फिर भी तुम कैसे इन और यांग 8 स्टेप स्वॉर्ड को मास्टर कर सकते हो? तो सिल्वर स्पीयर का लीडर बोलता है, मैंने सुना है कि क्यूजन लैंड वह सभी वार रोनिनों से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वह उस हद तक नहीं है। नामगोंग फैमिली का बंदा जो सुनने के बाद वह बोलता है, मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम वुडोंग का डिसेबल हो, क्योंकि इन और यांग 8 स्टेप स्वॉर्ड टेक्निक वह एक काफी ही भयावह टेक्निक है जिसको कि केवल वुडन सेक्ट का एल्डर ही मास्टर कर सकते हैं। जिसके रिप्लाई में सैम उसे बताता है, मैं तो इसे बस किसी जानने वाले से सीखा है, इसमें कोई भी खास चीज नहीं है। जो सुन वह बंदा उस पर काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे सेक्ट की मार्शल आर्ट को सीखने की? इस तरह लापरवाही से मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसा करना वर्जित है, साथ ही इसे काफी ही ज्यादा डिसग्रेसफुल एक्ट माना जाता है। तो सैम उस बंदे से बोलता है, यह कुछ ऐसा है जिसे कि मुरिम एलायंस को सोचने की आवश्यकता है, तुम लोग तो फिलहाल के लिए जिंदा रहने के बारे में सोचो। इतना बोलते हुए वह उन सभी पर एम्बुश कर डालता है, जिसको कि देख यह ब्लैक चेहरों वाला आदमी काफी ही ज्यादा घबरा गया होता है, क्योंकि सैम बिल्कुल ही उसके सामने आ रहा होता है। जो देखते हुए वह उसे रोकने के लिए काफी ही जोरों से चिल्लाते हुए अपने अटैक को करता है ब्लैक ऑर्किड, जिस पर कि सैम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। वह बिना इन सब का परवाह किए उसकी ओर किसी सांड की तरह बढ़ रहा होता है। वहीं वह बंदा काफी भयानक तरीके से अपने अटैक को करता है, जिसको कि सैम काफी ही भयानक गुर्राहट के साथ अपने स्वॉर्ड को घुमाता हुआ उसके सभी अटैकों को खत्म करता हुआ जा रहा होता है। जो देखते हुए उस काले चेहरे की तो काफी ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी सैम एक जोरदार छलांग के साथ उसके ऊपर जाते हुए उसके टकले पर अपने स्वॉर्ड के साथ जोरदार मारता है, जिसके चलते उसकी पूरी ही दुनिया हिल चुकी होती है। नामगोंग फैमिली का बंदा जो देख कुछ भी नहीं समझ पाया होता है, जबकि इधर वह ब्लैक चेहरों वाला पर्सन बस एक ही झटके के साथ जमीन पर धराशायी हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। वहीं सैम को इतना भयावह देख वे सारे बंदे सोच रहे होते हैं, बेंचो यह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? उतने में ही उस काले चेहरे वाला का ट्विन सैम को गालियां देते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम हरामखोर कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को छूने की? सैम जिसके रिप्लाई में उससे बोलता है, ओह अच्छा, मैंने तो उसे ऑलरेडी छू लिया है, बताओ अब क्या कर लोगे? तो वह बंदा अपना किसी फिल्म टाइप अटैक को करता हुआ बोलता है, कमीने मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। जो सुन सैम भी अपने अटैक के साथ आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है, ओह अच्छा, चलो देखते हैं आखिरकार कौन हेल में जाता है। इसी के साथ वो उसके सारे अटैक को नलिफाई कर देता है। जो देख वह बंदा काफी हैरान हो गया होता है, क्योंकि सैम अब बिल्कुल उसके सामने होता है और उससे बोल रहा होता है, वैसे तुम्हारा भाई
ऑलरेडी नर्क में पहुंच चुका है। आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें भी क्या उसके साथ नहीं जाना चाहिए? इसी के साथ वह अपना अटैक करता है किसी आग के गोले की तरह, जिसको कि देख वह बंदा काफी ही हैरान होता है। पर थोड़ी ही देर बाद उसकी पावर से उसे देखने तक में मुश्किल होने लगती है और उसके चपेट में आते ही वह वहीं पर मारा जाता है। जबकि सैम उसे मारने के बाद दूसरों बंदों के लिए तैयार होता है। सैम को इस तरह देख नैमगोंग फैमिली का यह बंदा अपने मन में कहता है वो दोनों काले चेहरे वाले ट्विन 3 स्टेप को भी नहीं संभाल पाए। ये सब सोचने के बाद वह भी अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है विनर अटैक। दूसरी तरफ बैक्सू पैलेस का लीडर और सिल्वर स्पीयर का लीडर दोनों ने ही अपने कदम को उठा लिया होता है और सैम को चारों तरफ से घेर लिया होता है उस पर एक साथ अटैक करने के लिए। जो देख सैम उन सभी से बोलता है तो आखिरकार तुम लोगों ने एक साथ अपने कदम को उठा ही लिया, पर ऐसा तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। साथ ही वह देखता है वहाँ पर उन तीनों के अलावा उनके पीछे कई सारे असासिन भी होते हैं। पर इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।